ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं विपुल त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में, यानी यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सही समय होगा भैया, क्योंकि 28 तारीख से और 4 तारीख से पीसीएस के लिए 2 बैच लॉन्च हो रहे हैं। यानी पीसीएस के लिए 2 बैच लॉन्च हो रहे हैं और जो 4 तारीख का बैच लॉन्च हो रहा है उस बैच में इंडियन पॉलिटी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि और सारे सब्जेक्ट अलग अलग एजुकेटर के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं जिनके द्वारा सारे के सारे सब्जेक्ट डिस्कस किए जाएंगे और इंडियन पॉलिटी का पोर्शन मैं कवर कर रहा हूं। तो याद रखिए, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, तो आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा भैया। ये रेफरल कोड है विपुल 10। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट। और इसके अलावा भी आप कोई भी अनअकैडमी का कोड, जैसे एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, नेट का, यूपीएससी सीएससी का कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं और ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मेरा नाम तो आप लोग जानते हैं, विपुल त्रिपाठी, एजुकेटर ऑफ पॉलिटी एंड हिस्ट्री। और हाँ, एक बात और, अगर आप यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए। आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं। नाम सर्च करने के बाद मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, उसमें आप फॉलो कर लीजिएगा। नीचे ढेर सारी फ्री क्लासेज होंगी, स्पेशल क्लासेज होंगी, उसको आप देख सकते हैं फ्री में, है ना। और डेली 10 बजे जो है स्पेशल क्लास होती है मेरी, कभी यूट्यूब पे होती है, कभी लर्निंग एप्लीकेशन पे होती है, तो वो भी आप जो है लगातार देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़नी है, पूरी की पूरी पॉलिटी मेरे से पढ़नी है, तो मेरा एक कोर्स वहाँ पर पूरी पॉलिटी का कवर हो गया है, यानी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, वो आप पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न इंडिया का अभी 2 दिन पहले मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा सर, अनअकैडमी ज्वाइन करने का एक फ़ायदा जो मुझे लगा, मैं ईमानदारी से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनअकैडमी ज्वाइन करने का एक फ़ायदा है कि सर एक एक सब्जेक्ट के आपको ढेर सारे एजुकेटर मिलते हैं, है ना श्रीमान। एक एक सब्जेक्ट के ढेर सारे एजुकेटर, जैसे इस यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में जिसमें मैं हूँ, इसमें आप ज्वाइन होते हैं तो आपको मेरे अलावा पॉलिटी पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, हिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, इको के टीचर अलग अलग मिलेंगे, यानी एक से अधिक टीचर मिलेंगे आपको, एक से अधिक एजुकेटर मिलेंगे आप। जिससे आपका ये फायदा है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं, यानी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। खैर चलिए, ये फ्री क्राइटेरिया है, बहुत कम, ज़्यादा फीस भी नहीं है ना। जैसे कि एक महीना ये लिखा हुआ है ना, एक महीने का 1400 रुपये, 3 महीने का 3500 रुपये। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पर्टिकुलर पॉलिटी के लिए, पर्टिकुलर हिस्ट्री के लिए। देखिए, अगर आप एक महीने का ये कोर्स परचेज करते हैं तो इस कैटेगरी में, यानी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में जितने भी वीडियोज हैं पुराने, जितने नए आएंगे, जितने लाइव चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी एजुकेटर का हो, सारे अनलॉक हो जाएंगे। यानी आप सारे देख सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उस कैटेगरी में जो भी लोग पढ़ाएंगे आप सारा का सारा एक महीने तक देख पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट का अलग से होता है। ठीक, तो ये 3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये 8400 का 24 महीने का है। और अगर आप इसमें मेरा कोड अप्लाई करेंगे विपुल 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें 140, इसमें 350, इसमें 560, इसमें 700 और उसमें 840 रुपए का। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो 7-7,500 रुपए में आप पूरा का पूरा 2 साल तक पढ़ रहे हैं। एक दिन का काउंट करिएगा, जरा जोड़िएगा, लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठ के जोड़िएगा एक दिन का कितना पैसा आ रहा है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। रेफरल कोड आप अप्लाई करेंगे, रेफरल कोड देखिए यहाँ लिखा है ना, ऐसे अप्लाई करना होता है रेफरल कोड, और इसमें अप्लाई करेंगे विपुल 10, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। खैर आगे चलते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को याद होगा कल हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला भाग, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कल हम लोगों ने यूट्यूब क्लास में कवर किया था क्या, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक पूरा का पूरा कवर किया था। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग को भैया नागरिकता पढ़नी है, यानी सिटीजनशिप पढ़ना है। सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, यानी ये भारतीय संविधान का दूसरा भाग है। और भारतीय संविधान का दूसरा भाग कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। यानी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप को मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। अब नागरिकता पढ़ने से पहले सर आपके दिमाग में ये बात बार बार आ रही होगी कि कौन नागरिक होता
है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कौन नागरिक होता है, नागरिकता की क्या परिभाषा होती है, ठीक है, ये सब आपके दिमाग में अक्सर आ रहा होगा, ठीक है, कि नागरिक कौन होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे अलग अलग देश हैं वैसे भारत भी एक देश है। अन्य देशों की तरह भारत में भी दो तरह के नागरिक पाए जाते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, नागरिक कहते हैं, जो हमारे भारतीय नागरिक होते हैं जिनको हम देसी कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि दो तरह के लोग होते हैं, इस तरह समझिए, एक को कहते हैं नागरिक और एक को कहते हैं विदेशी। तो जो यहाँ के नागरिक हैं उनको सारे के सारे सिविल राइट्स मिलेंगे, सारे के सारे नागरिक अधिकार मिलेंगे, सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, यानी सारे के सारे राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम विदेशियों की बात करें तो बताइए, क्या विदेशियों को सारे के सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलेंगे? नहीं। और विदेशियों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक विदेशी मित्र होता है और एक विदेशी शत्रु होता है। तो विदेशी जो शत्रु होते हैं उनको कुछ अधिकार नहीं होते हैं, जैसे कि गिरफ्तारी, नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण वगैरह उनको नहीं मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, विदेशियों को भी अधिकार मिलते हैं लेकिन सारे नहीं। अब जैसे इंडियन सिटीजन्स को आपने मौलिक अधिकार पढ़ा होगा, तो मौलिक अधिकारों में कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं। जैसे आर्टिकल 15 आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल 16 आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल 19 पढ़ा होगा, 29 और 30 ये ऐसा है जो कि विदेशियों को न मिलकर सिर्फ और सिर्फ किसको, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, यानी भारतीय नागरिकों को मिलता है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा का, राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ना, है ना, और उसमें मतदान देने का अधिकार यानी राइट टू वोट, राष्ट्रपति बन सकना, उपराष्ट्रपति बन सकना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकना, तो ये सारा का सारा जो है किसके, क्या विदेशियों को मिलेगा? नहीं, ये जो है क्या कहते हैं, इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेगा। ऐसे लोगों को ही ये अधिकार होंगे जो भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। खैर, ये तो बात हो गई सिटीजनशिप की। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपना नागरिकता चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैया, ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत देश में जो नागरिकता का ढांचा है, यानी हमारे भारत देश में नागरिकता का स्ट्रक्चर डुअल न होकर अमेरिका की भांति हमारे भारत देश में डुअल सिटीजनशिप को नहीं चुना गया है, बल्कि हमारे भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। डुअल से जैसे भारत अमेरिका में अलग अलग राज्य हैं, ये यूएस हो गया, है ना, कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वहां पर राज्य की अलग नागरिकता, अमेरिका की अलग नागरिकता, ऐसा प्रोविजन है, ठीक है। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बार बार चला जा रहा है, तो आप लोग पेन वगैरह, नोटबुक वगैरह लेके बैठिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये निकल ही जाता है तुरंत, जो है इरेज हो जाता है। तो मैं क्या बता रहा था कि हालांकि भारत देश का ढांचा फेडरल है, हालांकि हमारे भारत देश में पावर दो भाग में बटी है, एक यूनियन में, एक स्टेट में, हालांकि हमारे भारत देश में सर सरकारें दो हैं, लेकिन स्टिल दो सरकारों की व्यवस्था को अपनाने के बावजूद हमने नागरिकता को दोहरी नहीं अपनाया, हमने नागरिकता सिंगल अपनाई। यानी एक तरीके से हमने पूरे के पूरे एक भारतीय एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश की, यानी एक इंटीग्रिटी को हमने प्रदर्शित करने की कोशिश की। पूरा का पूरा पूरे भारत देश में एक सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है, एकल नागरिकता। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, हालांकि वो दर्द भी आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है, भारतीय नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ठीक। लेकिन अमेरिका में अगर देखा जाए तो अमेरिका में राज्य की अलग नागरिकता और देश की अलग नागरिकता, इसको दोहरी नागरिकता के नाम से हम देखते हैं। हालांकि भारत देश में ये भी बात याद रखिएगा सर कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है, तो उसकी यहाँ की नागरिकता चली जाती है। इसका मतलब भारत की नागरिकता के साथ साथ आप किसी दूसरे देश की नागरिकता भी नहीं रख सकते हो। कुछ देश ऐसे हैं जो अपने देश की नागरिकता के साथ साथ दूसरे देश की भी नागरिकता रखने देते हैं, यानी अपनी तो नागरिक हो ही, किसी और की भी सिटीजनशिप आप रख सकते हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और भारत देश में ये एकल नागरिकता का प्रावधान बारोड फ्रॉम द यूके, यानी कि एक तरह से इंग्लैंड से ये प्रोविजन लिया गया है। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिटीजनशिप को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी बस आप ये जान लीजिए कि कैसी सिटीजनशिप है भारत देश में, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा सर, हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिएगा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ,
उस दिन कौन भारत का नागरिक बना, यानी 26 जनवरी को कौन भारत का नागरिक बना, सिर्फ इसको कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन आज के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा है मेरे भैया। आज हमारे भारत देश में नागरिकता कैसे ली जाएगी, आज हमारे भारत देश में नागरिकता कैसे छोड़ी जाएगी, इसको बिल्कुल भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है, इसको बिल्कुल भी हमारा संविधान नहीं बताता। ठीक है, संविधान सिर्फ कौन उस दिन भारत का नागरिक बन गया, किस दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है बस। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ने नागरिकता से संबंधित रेगुलेशन का राइट, यानी नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का राइट किसी को दिया संविधान ने, और किसको दिया, हमारी संसद को दिया, यानी हमारी पार्लियामेंट को दिया। तो हमारी पार्लियामेंट ने इससे संबंधित लॉ बनाए, जो बड़ा फेमस है, जिसमें देखो अभी अमेंडमेंट हुआ है जिसके लिए बवाल चल रहा था, है ना। जो अभी संशोधन हुआ वो संविधान में नहीं हुआ, जिसको आप सीएए बोलते हो, है ना, वो उसी कानून में हुआ जो संसद ने कानून नागरिकता के लिए बनाया है, जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसी कानून में अभी संशोधन किया गया है। ठीक है, तो वो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। तो खैर चलिए, अभी पढ़ने लगेंगे तो हम लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर क्या कहानी घटित हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखते हैं, पहले थोड़ी देर संविधान की बात कर लेते हैं। हालांकि जो वनडे एग्जाम होते हैं, जो छोटे एग्जाम होते हैं, उसमें संविधान की नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस बहुत कम पूछे जाते हैं। वो नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड सवाल ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम थोड़ा सा संविधान की तरफ भी देख लें कि आखिर संविधान के आर्टिकल क्या कह रहे हैं। तो संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता को 5 से लेके, कहां से लेके, 5 से लेके, एक मिनट, हाँ ये 5 है, 5 से लेके 11 तक मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल आप 5 ही देख लीजिए। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है भैया, आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आप लोग समझिएगा, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देखो आर्टिकल 5 क्या बता रहा है, आर्टिकल 5 मेरे भाई बता रहा है कि आज आज मतलब 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, कौन नागरिक हो गया, है ना, कौन नागरिक हो गया, संविधान लागू हुआ, कौन नागरिक हो गया, ये कौन बता रहा है, आर्टिकल 5। अब कौन कौन नागरिक हो गए, ऐसे लोग जो 3 शर्तें पूरी कर लिए, ऐसे लोग जो 3 शर्तें पूरी कर लिए, वो तुरंत क्या हो गए, नागरिक हो गए। 3 शर्तें क्या पूरी कर लिए, पहली शर्त, या तो उनका जन्म हुआ, कहाँ, अमेरिका में, नहीं, इंडिया में। ठीक है, दूसरा, माता पिता में से किसी एक का, ध्यान देना, माता पिता में से किसी एक का जन्म हुआ हो, ठीक है, या दूसरी शर्त ये हो गई, माता पिता में से किसी एक का जन्म हुआ हो। तीसरी शर्त है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो रह रहा हो, कहाँ, इंडिया में। यानी ये 3 शर्तें हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, आर्टिकल 5 क्या बता रहा है, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति भारत का मूल निवासी माना जाएगा। कब, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से, है ना भैया। तो ये बोल रहा है आपका आर्टिकल 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 6 के साथ चलते हैं कि अनुच्छेद 6 क्या बता रहा है। 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, राइट्स टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब समझ रहे हैं आप इसका, मतलब समझ रहे हैं आप इसका, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहाँ आया है, भारत आया। उस समय जो है आपको पता था कि हमारे भारत देश की स्थितियां कैसे चल रही थी। उस समय हमारे भारत देश में कैसा, इधर से लोग उधर जा रहे थे, उधर से लोग इधर जा रहे थे, वो विभाजन का दौर था। और विभाजन के उस दौर में देखिए कितने सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। बड़ा विषम परिस्थिति थी उस समय लोगों के लिए, और हमारे भारत के लिए भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो विभाजन का जब दौर था। तो ऐसे लोग जो
पाकिस्तान से भारत को आए, ऐसे कौन से लोगों को नागरिकता दी गई, यानी ऐसे कौन से लोग उस दिन नागरिक हुए जो पाकिस्तान से भारत आए। ध्यान देना, ऐसे लोग जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों और वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है। 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है। और माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कहाँ पैदा हुए हों? अनडिवाइडेड इंडिया, यानी भारत के विभाजन जब नहीं हुआ था तो उस इंडिया में वो क्या हुए, पैदा हुए हों। तो ऐसी व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बता रहा है कौन? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 7 क्या बताएगा? देखो भैया, आर्टिकल 7 कह रहा है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को जाने। देखो एक बात ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान गए। अभी आर्टिकल 6 क्या बता रहा था? ऐसे लोग जो आए, है ना, अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो उनको नागरिकता दी। अब ऐसे लोग जो पाकिस्तान गए लेकिन दोबारा वापस आ गए, 1 मार्च 1947 के बाद बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान गए लेकिन बाद में वापस आ गए। वापस आने का मतलब ये मत समझना कि संविधान लागू होने के बाद वापस आ गए, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद जो वापस आएगा तो वो तय करेगा सिटीजनशिप एक्ट, वो संविधान नहीं तय करेगा। वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाद में वापस आ गए, यानी पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 के बाद और फिर बाद में वापस आ गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में बता रहा अनुच्छेद 7। हालांकि जो है इसके लिए जो है पंजीकरण प्रार्थना पत्र देना पड़ता था। पंजीकरण प्रार्थना पत्र का जो है कॉन्सेप्ट है, उसके पहले 6 महीने तक रहने का भी कॉन्सेप्ट है। खैर उस पर आपको बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल के साथ। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल 8। अब देखो ये सवाल आता है सर, ये सवाल मैंने देखा है, अपनी आंखों से भी देखा है, ये सवाल पूछा जाता है, ये कैसे लोग हैं? अरे जाहिर सी बात है सर, उस समय हमारे भारत देश का विभाजन हुआ था तो संविधान बना था, तो हम किसको नागरिक बनाएंगे भारत का? एक तो उसको बनाएंगे जो भारत में रह रहा है, आर्टिकल 5 के तहत बना दिए। एक उसको बनाएंगे जो पाकिस्तान से आया है, 6 के तहत बना दिए। एक उसको बनाएंगे जो पाकिस्तान गया था फिर वापस आ गया, 7 के तहत बना दिया हमने। एक उसको बनाएंगे जो है तो भारत का लेकिन रह कहीं और रहा है ना भैया, है तो भारत का लेकिन रह कहीं और रहा है, तो उसको बनाएंगे। तो इसका मतलब आर्टिकल 8 क्या है? देखो, जिसके माता पिता, दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया के, ध्यान देना, जिसके माता पिता, दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया के हों, अविभाजित भारत के हों, ठीक है, और वो भारत से बाहर रह रहा है, व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता, हालांकि इसके लिए जो है क्या कहते हैं, उसे पंजीकरण कराना होगा, जो भी कूटनीतिक तरीका है उस कूटनीतिक तरीके से जो है उसने आवेदन किया हो, है ना, उसने अप्लाई किया हो तभी। ऐसा क्यों किया गया? यानी आर्टिकल 8 का ये कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया भैया कि ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हों उन्हें क्यों? तो जाहिर सी बात है सर, ये भारत से बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता देने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। भारत से बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता देने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। अब एक बात समझिएगा जरा सा, इसमें जज्बाती नहीं होना है। 5, 6, 7, 8 में बहुत ज्यादा लोग जज्बाती हो, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। देखो आर्टिकल 5, जाहिर सी बात है सर, आप एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिए कि आपको नागरिकता देनी है। आप एक देश का संविधान लागू होने जा रहा है, संविधान किसी देश का लागू होने जाना है, यानी आप मान लो किसी अपने गांव में कोई रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हो, कोई नियम कानून बना रहे हो, आपको गांव वालों को नागरिकता देनी है, ठीक है। तो वैसे समझ लीजिए कि हमारा संविधान जो है जिस दिन लागू हुआ उस दिन किसको किसको नागरिकता दी गई? 5, 6, 7, 8 में ये चीजें बताई गई हैं। 5 में बताया गया किसको दी गई? जो यहाँ थे, है ना, जिनका जन्म हुआ था। 7 में किसको दी गई? जो पाकिस्तान से आए थे। 6 में किसको दी गई? जो पाकिस्तान से आए थे। 7 में किसको दी गई? जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर लौट आए, उनको दी गई। 8 में जो यहीं के थे और बाहर रह रहे थे, है ना, माता पिता, दादा दादी यहाँ पैदा हुए थे लेकिन बाहर रह रहे थे, तो ऐसे लोगों को नागरिकता 5, 6, 7, 8 के तहत दी गई। उसके बाद, इसके बाद नागरिकता कैसे तय की जाएगी ये संविधान नहीं बताया, ये संविधान में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया। अब इसके बाद सिटीजनशिप में क्या होगा आगे,
तो भैया देखना अभी आगे पढ़ेंगे तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ने सारा का सारा रेगुलेट करने का राइट किसी को दे दिया। अभी देखो आगे आएगा किसको राइट दे दिया है ना, ऐसा कौन सा बड़ा आदमी होगा जिसको राइट दे दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 9 देख लो। आर्टिकल 9 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो नागरिकता को लॉस करने के लिए, यानी भारतीय संविधान में नागरिकता जाने के लिए सिर्फ यही एक आर्टिकल बताता है। ध्यान देना। बाकी देखो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आया था, मैंने देखा था कि उसमें दिया था 3 स्टेटमेंट दे दिया था। उसमें पूछा था कि भारत की नागरिकता, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की नागरिकता कैसे क्विट होगी। तो उसमें 2 ऑप्शन दे दिए थे, वो जो सिटीजनशिप एक्ट में बताए गए हैं, और एक ये दे दिया गया था। तो लोगों ने देखा भाई तीनों से तो होता है, और ऊपर ये नहीं पढ़ा कि संविधान के अनुसार पूछ रहा है, और ऑल ऑफ अबव क्लिक कर दी और गलत हो गया। लेकिन उसमें पूछा क्या था, संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान के, ये संविधान कह रहा है भैया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा 5, 6, 8 के तहत, यानी आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसा भारत का नागरिक नहीं होगा जो किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से ले लिया है। यानी गए हो भैया किसी दूसरे देश में, देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लिए हो, है ना, तो भारत के नागरिक अभी 5, आर्टिकल 6 और 8 के तहत आप नहीं होंगे। 5, 6, 8 तो अभी पढ़े ही हम लोग, क्या है, क्लियर है। तो बस एकदम सीधी सी बात बता रहा है आर्टिकल 9, इसमें जज्बाती होना ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्टिकल 10 क्या कह रहा है, ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। आर्टिकल 10 जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। कह रहा है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, मतलब इसका समझ नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, बात समझिएगा थोड़ा सा। देखो आपकी नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने की अथॉरिटी किसके पास है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका, इस आर्टिकल का मतलब किसके पास है, संसद के पास है। तो भैया भारत का नागरिक तब तक नागरिक के तौर पे बना रहेगा जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, यानी भारत के संविधान और संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत भारत का नागरिक है। मतलब समझिएगा इसका, एक बहुत ध्यान से समझिएगा, कि आपके नागरिकता के अधिकार कब तक है, नागरिकता के अधिकार कब तक बने रहेंगे। अगर कोई लॉ संसद के द्वारा बनाया गया कोई लॉ है, या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है, या संविधान का क्या है कोई प्रोविजन है ना, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है या समझा जाएगा अगर संसद इस प्रकार के किसी कानून का निर्माण करे। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है या समझा जाएगा अगर पार्लियामेंट इस प्रकार की किसी भी लॉ का निर्माण करे। अगर पार्लियामेंट लॉ बना दे और कह दे कि नहीं भैया मैं गरीब मास्टर भारत का नागरिक हूं, तो मैं भारत का नागरिक हूं या समझा जाऊंगा। क्लियर है, पक्का यही है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यही आर्टिकल 10 कह रहा है। जैसे अभी देखो, अभी संसद ने जो है संशोधन करके नागरिकता दी है ना, तो वही समझ लो, ऐसे ही समझो। आगे आते हैं हम लोग अगले आर्टिकल के साथ। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है आपका, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 एक बहुत खतरनाक आर्टिकल, ये आपके यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 11 ये कह रहा है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी भैया संसद को ये अधिकार है कि नागरिकता का जाना, नागरिकता का आना, यानी नागरिकता का अर्जन, नागरिकता का समाप्ति से संबंधित सभी विधियां, सभी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड राइट्स को रेगुलेट कौन कर सकता है, संसद। और कैसे रेगुलेट कर सकती है, लॉ बनाकर, यानी विधि बनाकर संसद रेगुलेट कर सकती है। हाँ, तो भैया अगर संसद को ऐसा अधिकार दिया गया कि संसद विधि बना के लॉ को रेगुलेट कर सकती है, तो यस, क्या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, क्या पार्लियामेंट ने भैया कोई कानून बनाया, तो हाँ, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। और ये नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है कि हमारे भारत देश में 5 तरीके से नागरिकता एक्वायर की जाती है और 3 तरीके से नागरिकता छोड़ी जाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बताता है, ना कि संविधान। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बताता है कि भारत देश में
5 तरीके से नागरिकता एक्वायर की जाती है और 3 तरीके से नागरिकता क्या की जाती है, क्विट की जाती है यानी छोड़ी जाती है। क्लियर है? तो ये हम लोग अभी देखेंगे। अभी इसी एक्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन होते आए हैं, तो अब तक कितनी बार सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं। ये आप लोग कमेंट करिएगा भैया कि अब तक सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कितनी बार संशोधन किए गए। अभी 2019 में इसी एक्ट में अमेंड करके मोदी जी ने या मोदी गवर्नमेंट ने कुछ धर्मों के लोगों को नागरिकता दी, ठीक है, जिसके लिए देखो इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ था। खैर उस पर हम ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, इसी दिन स्पेशल क्लास में पूरा उसको बता देंगे कि क्या क्या बातें थी। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बताता है कि कितने तरीके से नागरिकता ले सकते हैं। तो भैया आप देखो 5 तरीके बता रहे हैं। एक बाई बर्थ हम नागरिकता ले सकते हैं। बाई बर्थ का मतलब है जन्म से, ये जन्म लिखा हुआ है, ध्यान देना, जन्म से, ठीक, हिंदी में। बाई डिसीजन का मतलब होता है वंश से। अभी बता देते हैं कि कैसे कैसे नागरिकता ली जाएगी इससे। बाई रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण से, ठीक है। बाई नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है प्राकृतिक आधार पर यानी देशीकरण के द्वारा। बाई इक्विजिशन ऑफ लैंड का मतलब होता है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, या किसी भी टेरिटरी को जब हम एक्वायर कर लेते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम भारत में मिला लेते हैं, तो वही कह रहा है कि बाई इक्विजिशन ऑफ लैंड। और 3 तरीके से नागरिकता क्या की जाती है, क्विट की जाती है, छोड़ी जाती है। बाई रिनंशिएशन, बाई रिनंशिएशन का मतलब होता है स्वैच्छिक त्याग, है ना, स्वैच्छिक त्याग, खुद से त्याग कर दिया जाता है जो उसको कहते हैं। बाई टर्मिनेशन, निलंबन, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, डोंट वरी, जज्बाती नहीं होना है आपको, अभी तुरंत चर्चा करेंगे। बाई डिप्रिवेशन यानी इसका मतलब होता है वंचित करने पर, ठीक है, जो लोग हिंदी वाले हैं वो लोग सुन लें, वंचित करने पर, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे नागरिकता मिलती है, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं कि बाई बर्थ कैसे मिलती है, बाई डिसीजन कैसे मिलती है, किस तरह से मिलती है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हमारे भारत देश में बाई बर्थ सिटीजन कैसे होगा। तो पूरा का पूरा जानना चाहते हैं या अभी का सिर्फ जानना चाहते हैं? पूरा जानना चाहते हैं 26 जनवरी 1950 से, कि सिर्फ अभी का जानना चाहते हैं? और अगर अगर देखिए, अगर 26 जनवरी 1950 से पूरा आप लोग जानना चाहते हैं तो सुनिए जरा सा, हालांकि बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन घुस के नहीं पूछता है, लेकिन आप सुन ही लीजिए अगर आप लोग जानना ही चाहते हैं तो। 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987, ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पूर्व अगर कोई व्यक्ति जन्मा है भारत देश में, तो अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद, यानी अगर उसकी माता पिता की नेशनैलिटी यहाँ की नहीं है तो उसके बावजूद भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर है? और अब आगे देखो, 1 जुलाई 1987 तक की बात किए थे ना, चलो 1 जुलाई 1987 के बाद का देख लो। 1 जुलाई 1987 के बाद क्या होगा? तो भैया 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 1 जुलाई 1987 के बाद कब तक जानते हो? 3 दिसंबर 2004 तक। 3 दिसंबर 2004 तक। अब 3 दिसंबर 2004 से फिर बदल गया थोड़ा सा, ठीक। 3 दिसंबर 2004 से क्या बदलेगा? अब आज वाला आप देखो, अब यही है करंट सबसे लेटेस्ट अपडेट व्हाट्सएप न्यू वर्जन, ठीक है। 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 के बाद में अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा यदि माता पिता में से कोई एक, ध्यान देना, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और दूसरा वाला बजरंगी भाईजान नहीं है, यानी दूसरा वाला इलीगल माइग्रेंट नहीं है। इलीगल माइग्रेंट का मतलब समझ रहे हो? इलीगल माइग्रेंट का मतलब अवैध प्रवासी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी फेसबुक पे किसी लड़की के साथ आपका बढ़िया जो है दोस्ती हो गई, हाँ, अब लम्हे गुनगुनाने लगे, लड़की जो है किसी दूसरे कंट्री की थी और वो जो है तार वार काट के सुरंग मुरंग बना के आ गई और आपने उससे शादी कर ली। तो आपने उससे शादी कर ली तो जो आपका बेटा होगा तो क्या वो बाई बर्थ इंडिया का सिटीजन होगा? नहीं होगा।
क्योंकि आप तो इंडियन सिटीजन हो, यानी जो आपका बच्चा होगा उस बच्चे का पिता तो इंडियन सिटीजन है, लेकिन माता क्या है? बजरंगी है, यानी माता इलीगल माइग्रेंट है। तो वही कह रहा है कि दूसरा वाला इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बाइडिशन की बात करते हैं, वंश के आधार पे बात करते हैं। तो वंश के आधार पे भी देख लो, चलो 26 जनवरी 1950 से ही हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। आपका मन है अगर 26 जनवरी 1950 से देखने का पूरा का पूरा, तो देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद, है ना, बाई बर्थ, देखो बाई बर्थ में बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है, ध्यान देना, थोड़ा सा अंतर समझना। बाई बर्थ में बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है, बाई डिसेंट में बच्चे का जन्म भारत से बाहर होगा, यही अंतर होगा बस। ठीक है, अब देखो वंश के आधार पे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बनेगा? 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले, 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर जन्म किसी बच्चे का भारत से बाहर हुआ हो तो भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। देखो ध्यान देना, क्या बोल रहा है इधर, उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी 1992 तक अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 10 दिसंबर 1992 के बाद। अब देखो अभी तक 1992 तक बताए, अब 10 दिसंबर 1992 के बाद कौन बनेगा? जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक। पहले कह रहे थे सिर्फ पिता हो, अब कह रहे हैं 10 दिसंबर 1992 से लोग जज्बाती हो गए, बोले ऐसा यार देखो माता क्यों दरकिनार कर रहे हो, सिर्फ पिता क्यों कह रहे हो, ये तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो जाएगी। ऐसा माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक होता, कब तक, कब तक? वही 3 दिसंबर 2004 तक, 3 दिसंबर 2004 तक ये रहा। ठीक है, यानी 92 से लेके 2004 तक। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या हुआ? 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई व्यक्ति की वंश के आधार पर भारत का नागरिक तब हो सकता है जब माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ध्यान देना, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वही सेम चीज। और अगर विदेश में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो उसको उसको उसके माता पिता को इस बात का एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा, यानी इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो जिसका बच्चे का जन्म हुआ अमेरिका में, तो उसे पंजीकरण कराते समय, यानी भारतीय काउंसुलेट में पंजीकरण कराते समय उसको इस बात का एफिडेविट, यानी इस बात का उसे शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास अमेरिका का पासपोर्ट नहीं, तब जो है क्या कहते हैं, वो भारत का नागरिक बन सकता है। क्लियर है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। देखो इन दोनों में क्या समझना था, बाई बर्थ में बस इतना सा था, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, दूसरा इलीगल ना हो, जन्म भारत में हो। इसमें जन्म भारत से बाहर हुआ हो, बस इतना सा बात है। बस इसके बाद ज्यादा जो है क्या कहते हैं, ज्यादा जज्बाती नहीं होना। बाई रजिस्ट्रेशन, अब बाई रजिस्ट्रेशन में एक बात ध्यान दीजिएगा सर कि बाई रजिस्ट्रेशन क्या कह रहा है। देखो एक बात समझना जरा सा, छोटा सा पॉइंट है कि बाई रजिस्ट्रेशन क्या कह रहा है। पंजीकरण से, पंजीकरण के द्वारा क्या भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? यस, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति, बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये पंजीकरण से। बहुत देखो 2-3 शर्तें हैं इसमें, एक आध दो कंडीशन आपके यहाँ पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। भारतीय मूल का वो व्यक्ति जिसने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। देखो ध्यान देना, पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है और अप्लाई करने के 7 वर्ष पहले से रह रहा है। ध्यान देना, अप्लाई करने से 7 वर्ष पहले से रह रहा है, और जिस दिन उसने अप्लाई किया है उसके 1 साल पहले से लगातार रह रहा है। यानी 7 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा है, लेकिन जिस दिन उसने अप्लाई किया उसके 1 वर्ष पहले से लगातार रह रहा है, बाकी 7 वर्ष पहले से रह रहा हो। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा, भारत इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति है, यानी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है जो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पाकिस्तान में नहीं, इसके बाहर किसी और देश में रह रहा हो। ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति सर जो किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भारतीय नागरिक से क्या किया हो, विवाह किया हो।
तो और हाँ, लेकिन इसमें भी शर्त है सर, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिक से विवाह किया हो तो पिछले कितने साल से रह रहा हो, इतने 7 साल, ये तो रजिस्ट्रेशन में आपको याद ही रखना है। पिछले 7 साल से क्या कह रहा हो। देखो रजिस्ट्रेशन में आपको 7 ईयर याद रखना है, लेकिन एक बात ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति जो प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत है, ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पे 5 वर्ष से रजिस्टर्ड है, प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पे, ठीक, और उसने यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई करने से ठीक 1 वर्ष पहले से वो लगातार रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी मिलती है। देखो ध्यान देना, मतलब जैसे कि अगर कोई प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पे पिछले 5 साल से रजिस्टर्ड है और जिस दिन उसने आवेदन किया है उसके पहले से लगातार 1 वर्ष से रह रहा हो, तो ये एक है। मतलब आपको बाई रजिस्ट्रेशन में याद क्या रखना है, बाई रजिस्ट्रेशन में आपको मिनिमम 7 ईयर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है और प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए 5 ईयर का कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी जो भी इसमें है। अब एक बात और ध्यान रखना सर, बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता लेने के लिए जो भी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता लेने के लिए आपको कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, देशीकरण आते हैं हम लोग, बाई नेचुरलाइजेशन जिसको प्राकृतिक आधार से नागरिकता के लिए कहते हैं। तो देशीकरण के द्वारा सर, नेचुरलाइजेशन के द्वारा एक विदेशी, ठीक है, एक विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा कि भारतीय मूल का व्यक्ति, वैसे इसमें जो है एक विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और कैसे प्राप्त कर सकता है, तो आवेदन जिस दिन उसने किया है, आवेदन की तिथि के 12 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से पहले से भारत में रह रहा हो तब वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसी 12 वर्ष का जो प्रोविजन था, इसी में अभी अमेंडमेंट हुआ है, इसी बाई नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो 12 वर्ष वाली बात थी उसी को 5 वर्ष करके नागरिकता दी गई। अभी देखो जो कुछ लोगों को नागरिकता, कुछ धर्मों के लोगों को दी गई है ना, वो कितने दिन के लिए दी गई है, 5 वर्ष रहने पर नागरिकता दी गई है ना। तो इसमें क्या ये प्रोविजन कह रहा था कि 12 वर्ष पूर्व तक भारत में रहा हो, जिस दिन उसने अप्लाई किया हो उसके पहले से 12 वर्ष तक भारत में रहा हो, ठीक है। तो इसी को जो 12 वर्ष था, इसी में 5 वर्ष में ही दे दी गई है। इसी बाई नेचुरलाइजेशन में जो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है वो इसी से रिलेटेड है, यानी देशीकरण से ही क्या है, रिलेटेड है। और एक बात ध्यान देना, ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की सर पावर होती है। अगर केंद्र सरकार की राय में कोई भी अप्लाई करने वाला व्यक्ति जो है वो विश्व शांति या मानव प्रकृति के लिए सेवाएं प्रदान करता है ना, वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस के लिए, विश्व शांति के लिए जो है वो सेवाएं प्रदान करता है, तो इसके लिए वो प्रबंध कर सकता है। एक बात ध्यान देना, एक तरीके से ये इट्स अ पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और संसद और भारत सरकार की एक, समझ लो कि इसको एक शक्ति ही समझ लो। ध्यान देना सर, अभी जो कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं बाई रजिस्ट्रेशन और बाई नेचुरलाइजेशन की, ऐसा नहीं है कि इन कंडीशन को फुलफिल करने वाले व्यक्ति को नागरिकता मिल ही जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति 7 साल नहीं, तुम 70 साल रहो, जहर खा लो, ऐसा नहीं है। जब चाहेंगे हम, जब हमारी सरकार चाहेगी तभी आपको नागरिकता देगी। ऐसा थोड़ी ना है कि ये कंडीशन जो है तो वो फुलफिल करने के बाद आपको नागरिकता मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक। सबसे लास्ट पॉइंट है बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो जाहिर सी बात है सर, आप किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करते हैं, जैसे पौंडीचेरी को जब हम यहाँ लेके आए थे, है ना, तब पौंडीचेरी वाले हमारे लिए हुए कि नहीं, हमारे सिटीजन हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। तो किसी भी टेरिटरी को हम भारतीय क्षेत्र में जब एक्वायर करते हैं तो वहाँ के लोगों को हम बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड इस तरीके से नागरिकता मिलती है। तो भैया ये 5 तरीका है, जो लोग छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें यही पूछा जाता है, 5 तरीका, और बाई रजिस्ट्रेशन और का मिनिमम 7 ईयर का कॉन्सेप्ट, ये 12 साल का कॉन्सेप्ट, ये सब छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। देखो अब लॉस ऑफ द सिटीजनशिप यानी नागरिकता कैसे क्विट होती है, आप लोग जानते होंगे सर। बाई रिनंसिएशन का मतलब है सर, खुद से जो है क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ दे। बाई रिनंसिएशन का मतलब है कोई व्यक्ति खुद से नागरिकता क्या कर दे, छोड़ दे। अब ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ सकता है, लेकिन अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ रहा है और उसका कोई माइनर चिल्ड्रन है, यानी 18 साल से कम आयु का कोई बच्चा है, तो उसकी भी नागरिकता चली जाएगी, यानी उसकी भी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। हालांकि वो बाद में अप्लाई कर सकता है, ठीक है, उसकी भी नागरिकता लेकिन चली जाएगी। लेकिन हाँ, अगर भारत इस दौरान युद्ध में व्यस्त है, इफ इंडिया इज बिजी इन वॉर, तब उसके पंजीकरण को एक तरफ रखा जा सकता है, तब उसके पंजीकरण को एक तरफ से रखा जा सकता है, ठीक है। यानी इंडिया बिजी है अगर वॉर में, तब निकल लो, है ना, तब तुम्हारी स्वेच्छा से ये जाने वाला ये काम नहीं करेगा।
चलो दूसरा है बाई टर्मिनेशन, बर्खास्तगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता ले लेता है तो यहाँ की नागरिकता उसकी ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाएगी, यानी स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरी कंट्री से नागरिकता, पहला वाला कह रहा था छोड़ देता है, दूसरे वाले में किसी दूसरे देश की ले लो तो यहाँ की क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब इंडिया इज बिजी इन वॉर। यदि भारत युद्ध में व्यस्त हो तब ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। तीसरा कह रहा है सर वंचित करने पर। वंचित करने पर सर कैसे वंचित क्यों किया जाएगा? केंद्र सरकार भारतीय नागरिक को जो है कैसे वंचित कर सकती है, यानी उसकी नागरिकता से डिप्रीवेट कैसे कर सकती है? तो जाहिर सी बात है आप लोग इसको खुद ही समझ रहे होंगे, कॉमन सेंस लगा रहे होंगे। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से करा लिया हो, नेचुरलाइजेशन से फर्जी तरीके से आ गया हो, है ना, इलीगली जो है क्या कहते हैं नागरिकता उसने ले लिया हो, या कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो भारत विरोधी हो, जो राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा हो, है ना, शत्रु से कोई संबंध स्थापित कर लिया हो, है ना, भारत के शत्रु से कोई क्या संबंध स्थापित कर लिया हो, ठीक, या जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहाँ आया हो नागरिकता लेके और 5 वर्ष के दौरान उसको किसी 2 वर्ष की कैद की सजा हो गई हो, है ना, किसी देश में, तो ऐसी कंडीशन में भी, या जो है भारत से बाहर 7 वर्षों से कहीं निवास कर रहा हो, है ना, भारत से बाहर जो है क्या कहते हैं 7 वर्षों से कहीं क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो, तो इस कंडीशन में भी जो है उसकी नागरिकता क्या की जा सकती है, जा सकती है। भारत से बाहर 7 वर्षों में निवास कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, कोई छात्र अगर वहां जाके पढ़ रहा है, कोई छात्र अगर विदेश में पढ़ रहा है तो उस पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। भारत सरकार की किसी नौकरी में हो या अंतरराष्ट्रीय संगठन में है जिसमें भारत सदस्य है तो उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन वैसे तुम गए और 7 साल से मौज काट रहे हो कहीं और, ठीक है, कुछ पता नहीं है, हाँ, तब डिप्रीवेट की जा सकती है, यानी भारत की नागरिकता क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती है। क्लियर है? तो ये है 5 तरीके भारत देश में नागरिकता लेने की, ये है 3 तरीके भारत देश में नागरिकता क्या करने की, छोड़ने, क्विट होने की, यानी नागरिकता का लॉस होने की। आप लोग को एक बार ओवरव्यू थोड़ा सा दे देते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था नागरिकता से संबंधित, यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस। आज तो भैया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता संविधान के भाग 2 में मेंशन है। कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, जिसमें से भारतीय संविधान जिस नागरिकता की बात करता है वो आज कौन नागरिक होगा कौन नागरिक नहीं होगा इसको संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक हुआ इसके बारे में बताता है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ने नागरिकता से रिलेटेड यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड राइट्स रेगुलेट करने की अथॉरिटी किसे बना दी? पार्लियामेंट को बना दी। यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे के सारे राइट्स कौन रेगुलेट करेगा? पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी। तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करेगी? लॉ बना के। तो पार्लियामेंट ने इससे रिलेटेड लॉ बनाया, उस लॉ का नाम हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में ही अभी थोड़े दिन पहले संशोधन हुआ था 2019 में मोदी सरकार के द्वारा। ठीक, अब नागरिकता अधिनियम 1955 ही बताता है कि हमारे भारत देश में कितने तरीके से नागरिकता एक्वायर की जाती है और कितने तरीके से नागरिकता छोड़ी जाती है। तो 5 तरीके से नागरिकता को क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है, और 3 तरीके से नागरिकता को छोड़ा जाता है यानी क्विट किया जाता है। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस आप लोगों ने पढ़ लिया। और एक बात जान लीजिए कि हमारे भारत देश का संविधान हालांकि फेडरल है, लेकिन हमने दोहरी राज पद्धति को अपनाया है। हमारे यहाँ 2 सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इसके बावजूद हमारे भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है यानी सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, अमेरिका जैसे हमने जो है, अमेरिका हालांकि तो क्लासिक फेडरेशन है, अमेरिका की तरह हमने जो है दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप को अपनाया नहीं है। क्लियर है? और हाँ, भारतीयों को यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी विदेशी है तो उसको भी भारतीय संविधान के तहत अधिकार मिलते हैं, लेकिन सारे अधिकार नहीं मिलते हैं जो नागरिकों को मिलते हैं। तो ये था आपका नागरिकता से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपके यहाँ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा विस्तार से पढ़ने के लिए यानी और ज़्यादा अच्छे से जो है क्या कहते हैं सारे के सारे टॉपिक पढ़ने के लिए और पीसीएस प्रीलिम कम मेंस या पीसीएस प्रीलिम्स का पूरा लेवल पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा मेरा एक पॉलिटी का कोर्स ओवर हो चुका है पीसीएस प्रीलिम लेवल का। ठीक है, जिसमें आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं।
जिसमें आपका पूरा पॉलिटी कवर होगा। उसमें प्रियम्बल से लेके मैंने लास्ट तक पूरा का पूरा डिस्कशन किया है, पूरा का पूरा पढ़ाया है, ठीक है। डेली लगभग 50 घंटे का पॉलिटी का कोर्स है। और उसके अलावा मॉडर्न इंडिया का कोर्स अभी 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है। आप उसमें भी जो है अगर ज्वाइन करेंगे तो वो भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ सर 2 नए कोर्सेस अनअकैडमी के, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में जो 2 नए कोर्सेज आ रहे हैं, जिसमें एक कोर्स 4 तारीख को आ रहा है, जिसमें मैं भी इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं, ढेर सारे एजुकेटर हैं, पूरा का पूरा पीसेस के दृष्टिकोण से पूरा कोर्स लॉन्च किया गया है ना। वो कोर्स 3 महीने तक चलेगा, यानी 3 महीने का टारगेट कोर्स है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिलेबस खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफलाइन कोचिंग नहीं है। अगर सिलेबस खत्म नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ इतना सिलेबस है ना, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। इंडिविजुअल इतना लोगों ने पढ़ाया कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, आप रिकॉर्डिंग देखते देखते थक जाओगे। अगर आप चाहो कि लगातार 3 महीने तक आप पढ़ते ही रहो ना, पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप पढ़ते ही रहोगे, ठीक है, पूरा पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो एक बार फिर से हम लोग जो है फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पहले किया था। तो भैया ये आपका पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर है, एक बार फिर से देख लीजिए। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का भी है 8400 का। और ये आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये रेफरल कोड है विपुल 10। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ज़्यादा फी नहीं है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या उसके अलावा किसी और एग्जाम की, जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप इस कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में मैथ्स के भी अच्छे टीचर हैं, रीजनिंग के भी अच्छे टीचर हैं, यानी सारा का सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो, आप ये मत समझना मास्टर कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ऐसा है सर, ऐसा है, मैंने खुद भी ये चीज़ अनुभव किया है कि एक सब्जेक्ट के अगर 4 एजुकेटर आपको मिल रहे हैं तो किसी एक का तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो आप इससे पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। बस इतना है कि आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन ही डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, बस ये बात है। अब आपके पास में जाके कोई नहीं पढ़ा सकता ऑफलाइन की तरह, बस है, ठीक है। तो दिस इज माई रेफरल कोड विपुल 10। अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिएगा, जैसे सबको इस सेशन का लाभ मिले, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। इस समय हमारा देश एक बड़ी महामारी से गुजर रहा है। आप सभी लोग देश के साथ रहिए, सहयोग करिए, घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।